नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले के जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने ही जो है आरोपी की तलाश जो है पुलिस ने शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी आदित्य तोमर को घेराबंदी कर देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद कर लिया है। पूरा मामला एक तरफा प्यार से जोड़कर देखा जा रहा है। गुरुवार को छात्रा की हॉस्टल के बाहर सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया था और आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था और अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कॉलेज के हॉस्टल के बाहर ये हत्या का जो मामला सामने आया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। इलाके में लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया था और पुलिस का कहना है कि ये मामला पूरा एक तरफा प्यार का लग रहा है, जिसकी वजह से छात्रा की हत्या की गई है। पुलिस ने आदित्य तोमर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य ने छात्रा को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और पूरा मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इस हत्या को आरोपी ने अंजाम दिया है और छात्रा को गोली मार दी है। कॉलेज हॉस्टल के बाहर ये गोली मारी है और जिसके बाद छात्रा की इसमें मौत हो गई। तो आपको बता दें कि इस हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस लगातार हत्या के बाद जांच में जुटी हुई थी और जो आरोपी था भाग गया था, उसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी और फिर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जो है ये देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर छात्रा को गोली मार दी गई, जिसकी वजह से छात्रा की मौत हो गई और इस मामले का जो आरोपी था वो गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गया था। और जब पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और अब पुलिस को इसमें कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आदित्य तोमर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घेराबंदी करके पुलिस ने इसको ISBT देहरादून क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसके पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है और पुलिस का कहना है कि पूरा जो मामला है वो एक तरफा प्यार का लग रहा है। गुरुवार को इसने इस हादसे को अंजाम दिया। सरेआम इसने हॉस्टल के बाहर गोली मारी है और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नेगी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या पूरा मामला है और आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया, किस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा एक तरफा प्यार का मामला है और चूंकि कल जो रायपुर क्षेत्र में ही जो कॉलेज के सामने ही जो प्रेमी ने अपनी जो प्रेमिका है, जो एक तरफा जो पूरा प्यार का जो मामला चल रहा था उसके चलते सीधे तौर पर गोली मार दिया। उस वक्त जो 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 छात्रा है वो बताई जा रही है कि वो दुकान पे सामान लेने गई थी, तो वहीं पर पीछे से ये युवक भी आ गया था। ये भी इसी कॉलेज का छात्र है, दोनों एक ही कॉलेज के ये छात्र छात्रा बताए जा रहे हैं और पूरे मामले में सीधे तौर पर इसने उस पर फायर कर दी थी और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया था। तो हालांकि जो समय रहता है लोगों ने तुरंत आनंद फानन में जो छात्रा है उसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी। तो लेकिन पिछले इस घटनाक्रम के बाद चूंकि जो आरोपी जो छात्र है आदित्य तोमर वो पूरी तरह से फरार चल रहा था, लेकिन जो रायपुर पुलिस की और संबंधित थानों की और भी जो पुलिस है जो लगातार उसको ढूंढने के लिए प्रयास कर रही थी। तो ऐसे में पुलिस ने ISBT में आदित्य तोमर जो छात्र जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। कुछ ही देर बाद जो पुलिस है पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। DIG जन्मेजय खंडूड़ी है इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार 12 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। और जो आरोपी जो छात्र है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो देहरादून में ही रहता है। उसका परिवार चूंकि देहरादून में ही रहता है और जो छात्रा है वो बेसिकली हरिद्वार की रहने वाली है। तो लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों जो छात्र छात्राएं हैं वो देहरादून के ही एक कॉलेज में यहाँ पर पढ़ाई करते थे और पूरा जो एक तरफा जो प्यार का था ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक परिवारजनों की ओर से इस पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है, जो अपनी जांच के विषय में कह रही है कि ये कहीं ना कहीं एक तरफा जो प्यार का मामला है। उसमें अगर उम्र की अगर बात करूं तो 19 साल का ये जो छात्र बताया जा रहा है और 21 साल की ये छात्रा बताई जा रही है। तो ऐसे में अब कुछ ही देर बाद जो है देहरादून पुलिस है, DIG जन्मेजय खंडूड़ी है, इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर होने वाली है कुछ देर में। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच सप्ताह भर से युद्ध लगातार जारी है। वहीं यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल निकालने के लिए भारत सरकार जो है वो भी लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में यूक्रेन में फंसे काशीपुर के जावेद अंसारी और अर्श मलिक सकुशल घर वापस आ गए हैं। काशीपुर पहुंचने पर दोनों छात्रों के घर वालों ने उनका स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बताया कि उन्हें वापस लाने में बेहद कठिनाई हुई है और उनको बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ा है। रात के समय काफ़ी पैदल चढ़ना पड़ा उनको और उन्होंने राज्य सरकार और भारत सरकार का इसको लेकर आभार जताया है कि वो सुरक्षित अपने देश वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि जावेद अंसारी और अर्श मलिक ने बताया कि यूक्रेन के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी वहाँ पर कई सारे छात्र फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन में रूस ने हमला कर दिया और लगातार ये हमला जो है वो रूस की तरफ से यूक्रेन पर अभी भी हो रहा है। मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं और बमबारी जो है वो लगातार वहाँ पर हो रही है और इसी बीच कई सारे भारतीय छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं और काशीपुर के जो अब 2 छात्र हैं वो वापस आ गए हैं। परिजनों में बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात को लेकर कि उनका बच्चा सही सलामत घर वापस आ गया। परिजन भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं और वहीं छात्र जो हैं वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लास्ट ईयर होने वाला था, मेरा 5th ईयर था, 1 साल बचा था सिर्फ मेरा। तो मेन परेशानी तो यह है कि अभी पता नहीं हालात कैसे हो, आने वाले साल में क्या होता है, खुलेगी पढ़ाई कैसे आगे कंटिन्यू होगी, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अभी तो कि हो सकता है हमें ट्रांस दिलवा दें, कहीं कुछ करें हमारे लिए। और जो परेशानियाँ हुई हैं वो तो हमें बहुत ज़्यादा हुई हैं क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा हमें लेट बताया ऑनलाइन क्लासेस का, उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने ऑफलाइन रखी हमारी क्लासेस लास्ट तक। अगर ऑनलाइन रखते तो हम पहले निकल के आ जाते वहाँ से। इन्होंने लास्ट दिन तक हमसे ये कहा एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे हम उसी वजह से हम वहाँ रुके हुए थे क्योंकि फाइनल ईयर था, रिस्क ले नहीं सकते थे, क्लास मिस कर नहीं सकते थे, इसी वजह से हम वहाँ रुके। वहाँ से फिर जिस दिन 24 तारीख को स्टार्ट हुआ ये इनका वॉर रशिया यूक्रेन का, उसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर तो हम बॉर्डर पे इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। इंडियन एम्बेसी को कॉल करते थे, इंडियन एम्बेसी वहाँ हमारे साथ बिल्कुल नहीं देती थी, कभी कभी उठा लेती थी कॉल, कभी कॉल भी रिसीव नहीं करती थी। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की हमारे लिए कि जो भी बॉर्डर जिसके नज़दीक पड़ता हो, जिस यूनिवर्सिटी के जो जहाँ है वो अपने नज़दीकी बॉर्डर चला जाए, वहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। नहीं देखिए, अब तो समय पहले हम अपनी भारत सरकार को धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि जिन कठिनाइयों में हमारे बच्चे थे वहाँ पे और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो हमारे बच्चों की हेल्प करी गई है और वहाँ से यहाँ तक एयरपोर्ट तक लाया गया, वो हम उस चीज़ के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी भारत सरकार के और चैनल वालों को भी, ताकि हमारी खबर इन्होंने वहाँ तक पहुँचाई। और हमने अपनी राज्य सरकार से भी अपील करी थी, धामी जी से, तो उन्होंने भी ट्वीट लिखा था जब हमारी खबरें सुनी उन्होंने, तो उनका भी हम शुक्रगुजार हैं राज्य सरकार का भी और अपने मोदी जी सरकार का भी, जो उन्होंने रूस से बात करी और इतना टाइम थोड़ा मिला और बच्चों को यहाँ सुरक्षित पहुँचा दिया गया। नहीं आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर जिले में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने से पहले ही यहां सैलानियों की जो संख्या है वो भारी मात्रा में पहुंचने लगी है। आवाजाही यहां पर शुरू हो गई है। अभी तक धाम के कपाट खोलने की तिथि जो है वो तय हो गई है और धाम में सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जिस कारण भगवान शंकर की तंद्रा जो है वो भंग होने लगी है। साथ ही अजीबिक जो कूड़ा है वो भी यहाँ पर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से वातावरण भी दूषित हो रहा है। ऐसे में तुंगनाथ घाटी के लोग जो हैं सैलानियों की समय से पूर्व इस चहलकदमी को लेकर दुखी और परेशान हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये सही नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह से क्षेत्र में लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्षेत्रीय पर्यटक चोपटा के साथ ही भगवान तुंगनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए मखमली बुग्यालों का सीना चीरते हुए तुंगनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कई पर्यटक जो जूते समेत यहां पर पहुंच रहे हैं, मंदिर प्रांगण के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों की आस्था पर चोट पहुंच रही है। लोग जो हैं उनको तकलीफ हो रही है इस बात से कि सैलानी मंदिर के आसपास जूते पहनकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई अराजक पर्यटक जो हैं वो अपने साथ लाए गए जंक फूड के रैपर भी यहाँ पर फेंक रहे हैं, पानी की खाली बोतलों को यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर प्रदूषण भी फैल रहा है। आपको बता दें कि तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव का हृदय और बाहों की पूजा होती है और ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब बीच में है और इस जगह पर इसकी खासियत ये है कि यहाँ आकर हर एक इंसान तनाव से मुक्त हो जाता है और शांति को महसूस करने लगता है। लेकिन जो पर्यटन है, यहाँ पर पर्यटक जो है वो पहुँच रहे हैं, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं।
कि आप सभी को पता है कि वो रेवेन्यू पुलिस के एरिया में आता है, वो रेगुलर पुलिस का नहीं है। वहाँ पर हमारा प्रस्ताव भी गया हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ भी आवश्यकता होती है पुलिस की तो तत्काल वहाँ पर भेजकर कार्रवाई की। काशीपुर के चीवा चौराहे पर रामनगर रोड पर स्थित रिचकुल कंपनी के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे शोरूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया और आग से लाखों रुपए के कपड़े के जलने की और फर्नीचर के जलने की जो जानकारी प्राप्त हो रही है। बहुत सारा नुकसान इसकी वजह से उठाना पड़ा है और आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो चीवा चौराहे पर स्थित एक शोरूम में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का कपड़ा और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण बताई जा रही है। काशीपुर का पूरा मामला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भयानक आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो गाड़ियों के साथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत की आग को बुझाने में, जिसके बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। श्रीनगर रोडवेज बस डिपो इन दिनों शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि रोडवेज अब बसों का संचालन श्रीनगर NIT के पास भक्ति याना से किया जा रहा है। रोडवेज के सारे कर्मचारी यहीं से अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं और अनुमान है कि फिलहाल 1 साल तक रोडवेज डिपो यहीं से संचालित होगा। फिलहाल सिर्फ देहरादून सेवा की बस ही ऋषिकेश श्रीनगर अड्डे से संचालित होती है। आपको बता दें कि पुराने जो बस हैं डिपो जो है वो बहुउद्देशीय पार्किंग का काम वहां पर चल रहा है और सकी नींव को खोदने का कार्य लगातार चल रहा है, जिसके चलते यहाँ रोडवेज की बसें अब नहीं आ सकती हैं और अब भक्ति याना से रोडवेज बसें संचालित की जाएंगी और यहीं से बसें चलेंगी। पुरानी जगह पर राज्य सरकार अंडरग्राउंड पार्किंग, रोडवेज डिपो सहित रोडवेज ऑफिस का निर्माण करवा रही है, जिसकी वजह से इस जगह को चेंज किया गया है। तो अब जगह शिफ्ट हो गई है रोडवेज बस डिपो की। अब NIT से बसों का संचालन होगा। जो रोडवेज बस अड्डा, पुराना बस अड्डा जो जहाँ था, वहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें कि शहर में पार्किंग ना होने के कारण उस जगह में अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और उसके ऊपर जो है बस अड्डा और ऑफिस बनेगा, वर्कशॉप भी बनेगी हमें यहाँ पे। सरोवर नगरी में सनसनीखेज वारदात हुई है। यहाँ के गोपाला सदन में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि युवक मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था, जिसकी पहचान सौरभ पांडे के रूप में हुई है। पुलिस ने सौरभ का शव जो है उसको कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक गुरुवार देर रात शाम को कॉलोनी में देखा गया था और एक महिला से मिलने भी वो आया था। घटना के बाद SSP पंकज भट्ट ने खुद मौके पर जाकर मुआयना किया है। तो सरोवर नगरी का ये मामला नैनीताल का, जहां पर आत्महत्या की खबर सामने आई है। एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। राजस्थान का मूल रूप से ये निवासी बताया जा रहा है और अब इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है वारदात का। जांच जारी है कि सुसाइडल है या मर्डर हो सकता है। इसमें सारी संभावनाओं को खुला करके पुलिस इसमें अभी जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम बनाई गई है। ये सौरभ पांडे इनका नाम है और ये ऑलसेंट में जो मैडम है इनको 4 साल से जानता था और इनकी आपस में चैटिंग होती थी। उनका कहना है कि ये इसको 1.5 साल से परेशान कर रहा था। उनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था, कुछ इनके द्वारा इसको पूर्व में पैसे दिए गए थे वो भी नहीं लौटा रहा था और इनकी जो पूरी चैटिंग है इसको भी पुलिस जाँच कर रही है और इसके आधार पर फॉरेंसिक टीम और जो हमारे मोबाइल डाटा है इसको हम लोग रिकवर करके आगे की जांच कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में वन विभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए फॉरेस्ट ऐप, फायर ऐप जारी किया है। आपको बता दें कि इस ऐप को अब जो वन विभाग के लोग हैं इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके ज़रिए आग को बचाया जाएगा, आग लगने से बचाया जाएगा। ऐप को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से भी लिंक किया गया है, जिससे कि फायर सीजन के दौरान धधकते जंगलों को बचाया जा सकता है और वन संपदा से हुए करोड़ों के नुकसान को भी रोका जा सकता है। आपको बता दें कि प्रभाग की सभी 7 रेंजों की गूगल मैपिंग करने के साथ ही वन कर्मियों के मोबाइल पर भी इस ऐप को जोड़ा जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा फॉरेस्ट में लगने वाली आग को रोकने के लिए। तो वन कर्मी जो हैं उनके मोबाइल पर इस ऐप को जोड़ा जाएगा और FSI से इसको लिंक किया जाएगा, जिससे कि आग जहां पर भी लगी होगी उससे सुविधा मिलेगी और आग को रोका जाएगा। वन विभाग की तरफ से ये बड़ा काम किया गया है। रुद्रप्रयाग से ये खबर है। आग से बचाने के लिए ये फायर ऐप तैयार किया गया है।
फायर के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों के द्वारा पिछले वर्ष फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप का निर्माण किया गया था और इस साल उसी ऐप को और उसी सिस्टम को हमारे द्वारा थोड़ा अपग्रेड किया गया है और व्यापक स्तर पर गांवों में गोष्ठियां की जा रही हैं हमारे संबंधित फील्ड स्टाफ द्वारा और ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में ऐप को जो है इंस्टॉल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से अगर कहीं भी अग्नि लगती है या घटना होती है तो जियो टैग फोटो खींचकर कोई भी नागरिक जो है उसकी सूचना सीधे हमारे मास्टर कंट्रोल रूम को भेज सकता है। मसूरी में तिब्बती और भोटिया जनजाति समुदाय के लोगों ने नए साल का जो पर्व है लोसर उसको धूमधाम से मनाया। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया और खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला। आपको बता दें कि तिब्बती समाज के जो लोग हैं उन्होंने बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और विश्व शांति की उन्होंने कामना की। विश्व शांति की कामना के साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और पूजा के बाद लोगों ने दिलाई हिल पहुंचकर पारंपरिक झंडी बांधी है और पुराने साल को विदा कर नए साल का स्वागत लोगों ने दिल खोल के किया है। ऐसा माना जाता है कि लोसर के दिन शादी करना बेहद शुभ होता है। तो तिब्बती समाज के लोग ने इसको धूमधाम से मनाया है। मसूरी की खबर है जहां पर लोसर पर्व को मनाया गया है। ये आज पहला दिन है और हम वैसे 15 दिन तक मनाते हैं। वैसे मतलब मोस्टली जब जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है और आज के दिन है हम हमारे गुरु दलाई लामा वगैरह के लिए मतलब लंबी उम्र के लिए मांग करते हैं और दूसरे दिन हम फिर दूसरा तीसरे दिन हम मतलब फेस्टिवल जैसे ऐसा है। ये जो हमारा परंपरा में 3 दिन का लोसर जो मनाने का एक परंपरा हमारा है। लोसर की मतलब है हमारा टिबेटन लूनर कैलेंडर का जो नया साल शुरू होता है उसको लोसर्स बोलते हैं। हम 3 दिन लोसर मनाते हैं और पहले दिन में हम जितना भी हमारा यहाँ पे मंदिर हो गया लामा हो गया सबके दर्शन करने जाते हैं और दूसरे दिन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जितना भी हमारा लीडर्स है और हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा जी है सबको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और तीसरे दिन में हम लोग क्या करते हैं सब जितना भी हमारा यहाँ पे रहने वाला है सब इकट्ठा होके ऊपर जो दलाई हिल में जाएगा। दलाई हिल में हमारा एक स्पेशल पूजा होता है। इस तरह से हम लोग 3 दिन का। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।